नालंदा विश्वविद्यालय, कहा जाता है कि इसे टर्किक इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। आग इतनी भयंकर थी कि कई दिनों तक जलती रही। इसकी लाइब्रेरी भी हफ्तों तक जलती रही और नालंदा यूनिवर्सिटी 12वीं शताब्दी में एक ही झटके में पूरी तरह तबाह हो गई। नाइस स्टोरी सर, बट एक प्रॉब्लम है। 13वीं शताब्दी में भारत आए तिब्बती बौद्ध भिक्षु धम्म स्वामिन के हिसाब से नालंदा तो 13वीं शताब्दी में भी जीती जागती थी और यहाँ उन्होंने बाकायदा पढ़ाई भी करी। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नालंदा की एक्सकवेशन रिपोर्ट किसी भी ऐसी बड़ी भयंकर विनाशकाले आग का जिक्र नहीं करती। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बख्तियार खिलजी के आने से पहले भी नालंदा में आग लगने के हमारे पास प्रमाण हैं। पर सबसे बड़ी महा प्रॉब्लम यह है कि कोई भी सोर्स ये नहीं कहती कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। ले, ये क्या बात हुई यार? ये तो सारी कहानी उल्टी पड़ गई। ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाकर इतनी अच्छी कहानी को खत्म कौन करता है भाई? मेरे जैसे बोरिंग इतिहासकार जो आपको डोडोस की मनपसंद कहानियां तो नहीं सुना सकती, पर यह ज़रूर बता सकती है कि अगर 12वीं शताब्दी में एक भयंकर आग ने नालंदा को ख़त्म नहीं किया तो फिर नालंदा कब और क्यों ख़त्म हुई, और बख्तियार खिलजी का नाम क्यों जोड़ा जाता है नालंदा से, और लास्टली ये कौन सी फायर्स थी जो तुर्कियों के आने से पहले ही नालंदा को जला चुकी थी? किसने लगाई थी आग? जानेंगे आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो किसने जलाई थी नालंदा? क्या बख्तियार खिलजी ने जलाई थी नालंदा? बख्तियार खिलजी था कौन? क्या नालंदा जली भी थी? ओके, एक एक करके। बख्तियार खिलजी, एज द नेम सजेस्ट, अफगानिस्तान के खलाज एरिया के तुर्की थे। मोहम्मद गोरी, वो पृथ्वीराज 1192-1193 के तराइन वाले युद्ध में हराने वाले घोरी, वही उनके सिपह सलार भी थे बख्तियार। फिर बदायूं के इक्तदार के यहाँ काम किया और फिर अवध में। तो क्या इसके बाद उन्होंने नालंदा पे अटैक किया? अवध तक तो आ ही गए थे, हो सकता है किया हो। हिस्ट्री की ना एक प्रॉब्लम है, वो अजम्पशंस की मोहताज नहीं होती। सोर्सेज होती हैं जो कि आपको कई अजम्पशन से मुक्त करा देती हैं। जैसे कि ये अजम्पशन कि नालंदा को खिलजी ने जलाया। मैं कोई सस्पेंस बिल्डअप नहीं कर रही हूं यहाँ। क्या बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया? बिल्कुल गलत। कैसे पता मुझे? क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल सोर्स ये नहीं कहती कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया हो। सिंपल। खिलजी के समय का सिर्फ एक ही आई विटनेस अकाउंट हमारे पास मौजूद है। मिनाज-उस-सिराज जुज़जानी द्वारा लिखी गई 13वीं शताब्दी की फारसी किताब तबकात नासिरी। यहाँ मिनहाज लिखते हैं कि उनको बख्तियार खिलजी की आर्मी के 2 कंपेनियंस निज़ाम और समसाम ने 641 हिजरी यानी 1243-44 में ये इंफॉर्मेशन दी कि बख्तियार ने किला बिहार पे अटैक किया, यानी बिहार के फोर्ट पर अटैक किया, रिसोर्सेज यानी घोड़े, पैसे वगैरह हथियाने के लिए। इस लूटपाट में काफ़ी लोग मर गए और यहाँ काफ़ी किताबें मिली और खिलजी के आर्मी के पूछने पे पता चला कि ये जगह एक मदरसा है, यानी कॉलेज, जिसे बिहार कहा जाता है। बेसिकली बिहार, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। यहाँ नालंदा तो मेंशन नहीं है, लेकिन एक विहार पे तो खिलजी ने ज़रूर अटैक किया। कौन सा विहार है ये? इसी किताब में मेंशन्ड है, अदंद बिहार। ये कौन सा बिहार है? अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और लोगों को पता चल सकेगा कि नालंदा बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाई तो किसने जलाई। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रेन लिंक पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज़ में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगा और कमेंट सेक्शंस में भी आप देख सकते हैं। तो अदंद बिहार,
मिनहाज की किताब में एक जगह वो सारी जगहों के नाम मेंशन्ड है जो मोहम्मद घोरी और उनके सिपा सलार वगैरह ने कॉन्कर की थी। उसमें से एक जगह है अदंद विहार। सिर्फ एक ही विहार मेंशन्ड है किताब में। तो अदंद विहार कौन सा विहार यानी विहार है? उदांतपुरी विहार यानी उदांतपुरी मॉनेस्ट्री। ये बात मुझसे भी पहले भक्तों के फेवरेट हिस्टोरियन जादुनाथ सरकार ने भी अपनी हिस्ट्री ऑफ बंगाल में कही है, जहां वो ये भी कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने उदांतपुरी मॉनेस्ट्री पे उसे लूटने के लिए अटैक किया। फिर जैसा कि हमें मिनहाज ने बताया है, वो दिल्ली गए ऐबक से भेंट करने, जिससे ये बेकार की अजम्पशन भी दूर हो जाती है कि अगर खलजी ने उदांतपुरी विहार पे अटैक किया तो नालंदा तो बस 15 किलोमीटर दूरी थी। सो इजंट इट ऑब्वियस कि उन्होंने अटैक भी किया होगा? नो, इट इजंट ऑब्वियस। सोर्स साफ कहती है कि उदांतपुरी के अटैक के बाद खलजी दिल्ली आ गए, किसी और विहार पे अटैक करने नहीं गए। लाइक थिंक अबाउट इट, अगर खलजी ने एक विहार की जगह 2 विहार पे अटैक किया होता तो मिनहाज की किताब में लिखा होता, लेकिन एक ही अटैक मेंशन्ड है क्योंकि एक ही अटैक हुआ उदांतपुरी मोनेस्ट्री पे। फिर ऐबक से भेंट के बाद खलजी पहुंचे बंगाल, लखनऊती। यहाँ के राजा लक्ष्मण सेन खलजी की आमद का सुनते ही चप्पल छोड़ के भाग गए। एग्जैक्टली यही लिखा है मिनहाज की किताब में। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। तो लखनौती और अदंद विहार 2 जगह जो एक के बाद एक मिनहाज की किताब में मेंशन है, दोनों बख्तियार खिलजी ने ही कैप्चर की। नालंदा का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। ये उदांतपुरी मॉनेस्ट्री पे ही अटैक था जो अराउंड 1196-1197 सीई में हुआ। इंटरेस्टिंगली उदांतपुरी मॉनेस्ट्री पे सिर्फ अटैक किया गया, उसे जलाने की एक भयंकर आग की लाइब्रेरी 15 दिन तक जलती रही का कोई मेंशन नहीं है मिनहाज की किताब में। कैसे होगा? ये तो सब एक मिथ को चटपटा बनाने के कयास है। जब तक बोलो ना कि 15 दिन तक लाइब्रेरी जलती रही, तब तक फील कहाँ आती है मिथ की। और भाई, अगर नालंदा 1197 में जलकर खत्म हो गई थी तो 1234 सीई में 37 साल बाद भी कैसे जिंदा थी? धर्मस्वामिन, एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क जो भारत 1234 सीई में आए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की स्टडी करने, वो नालंदा भी काफी समय रहे और उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी अभी भी फंक्शनिंग थी। इंटरेस्टिंगली धर्मस्वामिन किसी भी ग्रेट फायर का जिक्र नहीं करते हैं जिसने नालंदा को झुलसा दिया हो। हाँ, वो इस और जरूर इशारा करते हैं कि नालंदा की पेट्रनेज, यूनिवर्सिटी की रखरखाव के लिए फंडिंग एक्सेट्रा कम हो गई थी, तभी तो काफी स्ट्रक्चर्स रिपेयर की जरूरत में थे। नालंदा के हेड टीचर राहुल श्रीभद्रा को एक लोकल राजा सपोर्ट कर रहे थे, सो यू कैन इमेजिन। बट नो फायर और बख्तियार खिलजी मेंशन्ड। भाई, अगर बख्तियार ने या किसी और ने भी नालंदा को इतनी बड़ी आग से झुलसाया होता तो इस अलेज्ड इंसिडेंट के सिर्फ 37 साल बाद आए धर्मस्वामिन कुछ तो लिखते। इनफैक्ट धम्मस्वामिन ये लिखते हैं कि पिछले 40 साल से नालंदा में टीचिंग हो रही थी, यूनिवर्सिटी फंक्शनल थी, डिस्ट्रॉयड तो बिल्कुल नहीं। अपनी किताब में धर्मस्वामिन ये भी जरूर कहते हैं कि उनके सामने यानी 1234 सी के बाद नालंदा में तुरुष्का की रेड्स हुए थे। कौन थे ये तुरुष्कास? काफी लोग इसे टर्की के इन्वेडर्स मानते हैं, लेकिन हिस्टोरियन सुकुमार दत्त बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज पे अपनी किताब में लिखते हैं कि तुरुष्का के आक्रमण नालंदा पे तब से बताए जा रहे हैं जब कोई भी तुर्की भारत में था ही नहीं। उदाहरण के तौर पे दत्त एक अकाउंट की बात करते हैं जहां 7वीं शताब्दी में राजा चंद्रकीर्ति, जो उस समय नालंदा के हेड थे, उन्होंने तुरुष्का द्वारा नालंदा पे एक अटैक को ध्वस्त किया। 7वीं शताब्दी में कोई भी तुर्की भारत में नहीं था भाई। सो तुरुष्का टर्म इन्वेडर्स के लिए भी यूज होता आ रहा है। बट अगर धर्मस्वामिन वाकई में ये टर्म तुर्कियों के लिए ही यूज कर रहे थे तो वो इंटरेस्टिंगली ये बताते हैं कि ये तुरुष्का उदांतपुरी मॉनेस्ट्री से 1234 के बाद नालंदा पे रेड्स करने आए। उदांतपुरी मॉनेस्ट्री उनका मिलिट्री बेस था क्योंकि बख्तियार खिलजी ने उदांतपुरी मॉनेस्ट्री पे अटैक किया था, नालंदा पे नहीं।
धर्म स्वामिन भी ये बात क्लियर कर देते हैं। तो खलजी ने नालंदा पे अटैक नहीं किया था, उसे आग लगा के डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो ये आग वाली थ्योरी आई कहां से? दो तिब्बतन बुद्धिस्ट सोर्सेस से। एक है तारानाथ की 17th सेंचुरी की सोर्स, जहां वो बख्तियार खिलजी को नहीं बल्कि ब्राह्मण्स को नालंदा जलाने के लिए ब्लेम करते हैं। तारानाथ हमें ये बताते हैं कि काकोटा सिद्धा ने श्री नालेंद्र या नालंदा को बनवाया और इसकी सेलिब्रेशन में एक ग्रैंड भोज रखा जहां 2 तीर्थका भी आए। तारानाथ तीर्थका वर्ड ब्राह्मण्स के लिए यूज करते हैं। तो 2 तीर्थका भिक्षा मांगते आए, पर कुछ श्रमणा ने यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने उन पे पानी फेंक दिया। वो गुस्सा होकर चले गए। उसमें से एक तीर्थका ने ठान ली कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने 12 साल की समाधि ली और सिद्धि ले ली सूर्य से। फिर उन दोनों तीर्थका ने मिलके एक यज्ञ किया जिसकी एशेज उन्होंने नालंदा में फेंक दी, जहां इससे एक रेजिंग फायर स्टार्ट हो गई। इसमें 84 बुद्धिस्ट सेंटर्स नालंदा में जल गए और कई किताबें भी नष्ट हो गई, खासकर कि वो जो बड़े सेंटर्स में थी जैसे कि रत्नबोधि और रत्नसागर में। उसके बाद तारानाथ कहते हैं कि ये दोनों ब्राह्मण्स वहां से हसामा यानी आसाम की तरफ भाग गए। तो यहां से आई भयंकर आग, लाइब्रेरी जलने वाली स्टोरी। एक्सेप्ट स्टोरी में विलन खलजी नहीं है, ब्राह्मण्स हैं। हाउ फैसिनेटिंग। इनफैक्ट यही सेम अकाउंट हमें 18वीं शताब्दी की एक और तिब्बतन बुद्धिस्ट सोर्स में मिलता है, सुम्पा खानपो की लिखी हुई। वो भी एग्जैक्टली यही बात बताते हैं और ब्राह्मण्स को ब्लेम करते हैं। तारानाथ का अकाउंट हमें यह भी बताता है कि एक तुरुष्का किंग मून ने उदांतपुरी मॉनेस्ट्री पे अटैक किया। इवन दो हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये किंग मून एग्जैक्टली कौन है, बट क्योंकि ये बात तो साफ है कि बख्तियार खिलजी ने उदांतपुरी मॉनेस्ट्री पे अटैक किया, तो पॉसिबल है कि खलजी ही किंग मून हो। बट इवन तारानाथ भी खलजी को नालंदा का गुनहगार नहीं मानते, ना ही सुम्पा खानपो। 18वीं शताब्दी तक एक भी सोर्स ये नहीं कहती कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई। तो क्या ब्राह्मणों ने नालंदा जलाई थी? डीआर पाटिल की नालंदा की एक्सकवेशन रिपोर्ट वहां पार्शियल बर्निंग का प्रूफ तो देती है। अपर लेयर्स में एश डिपॉजिट्स हैं। इनफैक्ट इसी एक्सकवेशन में एक इंस्क्रिप्शन भी मिली है। ये इंस्क्रिप्शन 1003 एडी की है और हमें नालंदा की साइट 12 में मिली है। यहां लिखा है कि एक बड़ी सी फायर ने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बालादित्य नाम के शख्स जो तेलाहाड़ा के जीविशा यानी रेजिडेंट थे, उन्होंने महिपाल देव के रूल में नालंदा के कुछ पोर्शन को रिस्टोर किया। तो तुर्कियों के आने के ऑलमोस्ट 200 साल पहले ही नालंदा एटलीस्ट एक बार तो जल ही चुकी थी। डीआर पाटिल ये भी बताते हैं कि नालंदा काफी बार एक्सीडेंटल फायर्स का शिकार भी हुई, क्योंकि नालंदा की अधिकतर कुकिंग बंद कमरों में होती थी और मॉन्क्स पॉसिबली अनकवर्ड लैंप्स भी यूज किया करते थे, जिससे आग लग जाना आम बात थी। बट क्लियरली आग चाहे ब्राह्मण्स ने लगाई हो या एक्सीडेंटली लगी हो, आग से नालंदा डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, इतना तो पक्का है, क्योंकि धम्म स्वामिन तो उसे 1234 सी के बाद भी फंक्शनल बता रहे हैं। तो नालंदा का एंड हुआ कैसे? स्कॉलर्स का यह मानना है कि नालंदा का डिक्लाइन काफी स्लो और ग्रेजुअल था, जिसके इफेक्ट्स 9 to 10 सेंचुरी से ही विजिबल थे। टू बी फेयर, हिस्ट्री में सडन एंड्स काफी कम होते हैं और ग्रेजुअल एंड्स काफी ज्यादा। हालांकि हम लोगों को तबाहीदार एंडिंग्स रोमांचक लगती हैं, सिनेमा स्क्रीन्स पे अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी तो बोरिंग ही होती है ना। पाटिल के मुताबिक नालंदा का स्लो पेनफुल एंड 11th सेंचुरी में ही काफी हद तक कंप्लीट हो चुका था, खलजी के आने के 100 साल पहले से ही। पाटिल लिखते हैं कि नालंदा का डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन था उदांतपुरी, विक्रमशिला और सोमपुरी जैसी नई विहार का बनना, जो कि पाल रूलर धर्मपाल और उनके सक्सेसर देवपाल सेकंड ने बनवाए थे। तो जो पेट्रनेज पहले नालंदा को मिलती थी, वो अब इन न्यू यूनिवर्सिटीज को मिलने लगी और नालंदा का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। कोई भी रिलीजियस कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिना पेट्रनेज के सरवाइव नहीं कर सकता।
ज्यादा पेट्रनेज मतलब ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, कम पेट्रनेज मतलब कम। सुकुमार दत्त बताते हैं कि पाल डायनेस्टी के समय में ये नई यूनिवर्सिटीज खुलने से काफी स्कॉलर्स नालंदा छोड़कर इन नई यूनिवर्सिटीज की तरफ माइग्रेट कर गए थे, क्योंकि ये न्यू रिच यूनिवर्सिटीज थी। प्लस इस समय पाल रूलर्स खुद भी डिक्लाइन पे थे। सेना डायनेस्टी और गढ़वाला डायनेस्टी के राजाओं ने कॉन्स्टेंटली उनके किंगडम्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा सुकुमार दत्त ये कहते हैं कि बुद्धिज्म के अलग फैक्शंस का आपस में काफी कंपटीशन था, खासकर कि वज्रायना बुद्धिज्म जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है, और पालास तांत्रिक बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते थे और उन्होंने नालंदा को भी एक्सक्लूसिवली तांत्रिक बुद्धिज्म का लर्निंग सेंटर बना दिया था। तो नालंदा में लिबरल फ्री लर्निंग काफी कम हो गई थी। इस रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग के वेट से भी नालंदा डिक्लाइन होने लगी। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो यूनिवर्सिटीज को पूरा पूरा कंट्रोल करती हो, अपनी आइडियोलॉजी को लर्निंग बना के परोसती हो, तो यूनिवर्सिटी में तो बुरा असर पड़ेगा ही ना, वहां के स्टूडेंट्स पे, टीचर पे। है कोई ऐसी गवर्नमेंट आज के जमाने में? खैर, असल लर्निंग तो एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट में ही हो सकती है। इसके अलावा आर.एस. शर्मा कहते हैं कि नालंदा और बाकी बिहारों में मॉन्क्स काफी फ्यूडली जी रहे थे, जहां वो वेल्थ अपने लिए रखते थे, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, जिससे भी नालंदा को नेगेटिव इफेक्ट हुआ। मॉन्क्स की इस ग्रीड से सोशल इनइक्वालिटी काफी बढ़ गई थी, जिससे कि लोकल पॉपुलेशन ने भी नालंदा को पेट्रोनाइज करना बंद कर दिया था, जिससे कि फर्दर डिक्लाइन हुआ। ये बात धर्म स्वामीन भी पक्का करते हैं, क्योंकि जब वो नालंदा आए तो नालंदा काफी हद तक डिक्लाइन हो चुकी थी, काफी एरियाज को रिपेयर की जरूरत थी जो हुए नहीं। इन सब फैक्टर्स की वजह से नालंदा एक फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई। इसमें खलजी का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने उदांतपुरी मॉनेस्ट्री पे अटैक किया, अपना मिलिट्री बेस बनाया, आज उसे बिहार शरीफ के नाम से भी जानते हैं। ये बात कई स्कॉलर्स मानते हैं। डी.एन. झा, सुकुमार दत्त, आर.एस. शर्मा, डी.आर. पाटिल, जादूनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार सब मानते हैं कि बख्तियार खिलजी का नालंदा से कोई लेना देना नहीं था। नालंदा के जलने जलाने का इंस्क्रिप्शनल एविडेंस तुर्कियों के आने के 100 साल पहले से मिलता है, या फिर तिब्बतन बुद्धिस्ट सोर्सेज में, जो ब्राह्मण्स को इस बात का जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इन सब से नालंदा की मौत नहीं हुई। नालंदा की मौत फंड्स के अभाव से हुई, करप्शन की वजह से हुई, बट मोस्ट ऑफ ऑल एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की वजह से हुई। आखिर में ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि कैसे एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो अपनी आइडियोलॉजीज यूनिवर्सिटीज पे थोपती हो, देश के फाइनेस्ट लर्निंग सेंटर्स को भी तबाह कर सकती है। नेवर फॉरगेट, एनी सिमिलैरिटीज टू करंट डे गवर्नमेंट्स और यूनिवर्सिटीज इज प्योरली इंटेंशनल। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासा पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।